देश के प्रधानमंत्री भी बयान देते हैं, हमारा पूरा देश और देश की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, प्रश्न ये है कि समाधान की बात नहीं करते। सत्ताओं से लोगों का विश्वास उठ चुका है। अब जो सामाजिक आवाजें उठ रही हैं, उधर करोड़ों लोगों की अपेक्षाएं। वो सोचते हैं राजनीति और राजनेताओं ने देश को जो देना चाहिए था वो नहीं दिया। यदि राजनेताओं ने देश के साथ न्याय किया होता, जस्टिस किया होता, तो आज देश की यह हालात नहीं होती जो हो चुकी है। अब वो भारत स्वाभिमान की ओर, युवा भारत की ओर, अपने पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति जैसे अपने आध्यात्मिक संगठनों की ओर बहुत आशा और विश्वास भरी नजरों से देख रहे हैं। अपना किसान पंचायत संगठन भी, जो किसानों का संगठन है, वो भी अब वेग पकड़ रहा है, खड़ा हो रहा है गांव गांव में। जेपीजी के वक्त जब पूरे देश में एक निराशा का, अविश्वास का, असुरक्षा का, अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था, तब उन्होंने जगह जगह संघर्ष समितियां बनाई और लोगों को कहा कि अब इस देश को बचाने के लिए खुद पहल करो। अब जबकि पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा गिर रही है, पूरा विश्व अपनी एक रफ्तार से चल रहा है, उसकी रफ्तार को हम नहीं रोक सकते। और हम रोके भी क्यों? चीन की एक अपनी रफ्तार है, उसकी इकोनॉमी की, उसकी ग्रोथ रेट की, उसके एग्रीकल्चर की, उसकी इंडस्ट्री की, उसके सर्विसेज की, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उसके वाटर मैनेजमेंट की, उसके पावर प्रोजेक्ट्स की, उसके समायोजन की, चाहे वो डैम बनाना हो, रिवर लिंकिंग का काम हो, चाहे वह पन बिजली का काम हो, वाटर एनर्जी का काम हो। चीन अपनी रफ्तार से चल रहा है और इतनी तेज गति से चल रहा है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो हमसे करीब 5 गुना बड़ी है। उसके एग्रीकल्चर रिसर्च के वर्क इतने तेज चल रहे, पूरी दुनिया को फूड सप्लाई अब चीन कर रहा है। अमरूद तो चीन का, सेब तो चीन का, लीची हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया होती है, लेकिन एक चाइनी लीची बोलते हैं उसको। वो ऐसे उस जो है गोल गोल होती है, ऐसी चिकना सा जो है, उसके ऊपर हार्ड सा छिलका होता है। चाइनी लीची में चीन, सेब में चीन, अमरूद में चीन, स्ट्रॉबेरी में चीन, चेरी में चीन, एक बच्चे खट्टा सा फल खाते हो, कीवी में चीन, और खाने पीने की चीजों से लेकर के, सारे बच्चों के खिलौने से लेकर के, भगवानों के चित्रों से लेकर के, वार त्योहार के ऊपर लगने वाली जो है, जो हम लाइटिंग से लेकर के, हर चीज के अंदर चीन घुसा जा रहा है। वो नहीं रुक रहा, एक दिन भी नहीं रुक रहा। इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, सर्विसेज में, पहले चाइनीज लोग खाली चाइनीज जानते थे, अब दुनिया की हर भाषा जानते हैं चाइनीज। हम तो अंग्रेजी की पीछे ऐसे पड़े कि उससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाए, और ना हमें अंग्रेजी के चक्कर में ना अपनी भाषा आई ना अंग्रेजी आई। 1% लोगों के चक्कर में हमने 99% लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया। और कुछ चंद देशन में तो पूरी दुनिया है, 200 से ज्यादा देश हैं, 200 से ज्यादा देशों में खाली अंग्रेजी नहीं बोली जाती। उन देशों के अंदर अपने अपने देश की अपनी भाषाएं हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, सर्विसेज की बात हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, सॉफ्टवेयर की बात हो, हार्डवेयर की बात हो, वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, वाटर मैनेजमेंट की बात हो, नेचुरल रिसोर्सेज
कि डेटाबेस की बात हो, अभी पूरी दुनिया में किसके पास कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसमें सबसे ज्यादा काम वैसे अमेरिका ने किया है और चीन उसकी बात है। वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के डेटाबेस तैयार करने में, जैसे हमारे यहां पर बोला जाता है ना कि इतने कोयले की खदानें मिल गई, इतने नॉन रिजर्व्स हैं कोल के, इतने नॉन रिजर्व्स हैं आयरन के, इतने नॉन रिजर्व्स हैं कॉपर के, इतने नॉन रिजर्व्स हैं डायमंड के। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि चीन अपनी रफ्तार से चल रहा है और उसको जो करना चाहिए, जैसे स्किल्ड लेबर चाहिए, प्रशिक्षित लेबर चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए हमारे यहां कोई यदि इंडस्ट्री लगा भी दे तो वर्कर नहीं मिलेंगे। और वर्कर, प्रशिक्षित वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूं। जैसे हमारे यहां पर इंजीनियर तो मिल जाएंगे, लेकिन मशीन चलाने के लिए क्या बोलते हैं उनको, ऑपरेटर्स नहीं मिलेंगे। हमारे पास में इंजीनियर्स तो हैं, ऑपरेटर्स नहीं। हमारे पास यदि आज हम कहें कि हमें भारत को बहुत आगे बढ़ाना है, अब हम कह रहे हैं कि ब्लैक मनी हम लेकर के आएंगे और दिलवाएंगे देश को, और वो मिलेगा। देखो अभी मैं इसके आगे पूरी रूपरेखा बताऊंगा। लोगों को लगता है काला धन तो नहीं मिला, मजबूत लोकपाल भी नहीं मिला, व्यवस्था भी नहीं बदली, ये तो आंदोलन तो चल रहे हैं लेकिन मिला तो कुछ नहीं, मिलेगा लेकिन उसके आगे भी कुछ और खास करना पड़ेगा। जरा सुनना, स्कूल बना दिए हमने, टीचर कहां से लाएंगे? टीचर तो हमने तैयार ही नहीं किए। एडवांस प्लानिंग किसी भी कंट्री में होती है, एडवांस प्लानिंग के नाम पर हमने देश में किया क्या है? हम आज इस देश के अंदर 500 यूनिवर्सिटी बना देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है हम 500 यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वैसे तो इनके एक एक घोटाले से कई कई सौ नहीं हजारों यूनिवर्सिटी बन सकती है, इतने बड़े घोटाले इन्होंने कर रखे हैं। लेकिन बात उसकी नहीं, अभी बात ये, यूनिवर्सिटी तो बना दी, टीचर कहां से लाओगे, लेक्चरर कहां से लाओगे, प्रोफेसर कहां से लाओगे? राइट टू एजुकेशन एक्ट तो बना दिया, टीचर तो नहीं है तुम्हारे पास में। राइट टू ईट तो बना दिया, लेकिन फूड तो नहीं है तुम्हारे पास में, या फूड चेन तो ठीक नहीं है तुम्हारी, सप्लाई चेन तो ठीक नहीं है तुम्हारी, प्रोसेसिंग यूनिट तो नहीं है तुम्हारे पास में, प्रिक्योरमेंट जो है उसके लिए तो तुम्हारे पास में कोई प्लानिंग नहीं है, उसके भंडारण के लिए तो तुम्हारे पास में व्यवस्था नहीं है। यहां पर पूरा देश मतलब एकदम से कहते हैं ना अव्यवस्था। अभी घर में अव्यवस्था हो, वहां खाने की कोई व्यवस्था ना हो, पीने की कोई पानी की व्यवस्था ना हो, बर्तन धोने की कोई व्यवस्था ना हो, रसोई की कोई व्यवस्था ना हो, उस घर के अंदर कब कौन सी चीज होगी तो आप उस घर के अंदर खाना भी है, उस घर में शाक सब्जी भी है, लेकिन रसोई में गैस नहीं है और उसकी व्यवस्था ही नहीं। रसोई गैस भी है, सारा खाना भी है, तो पकाने वाला किसी को आता ही नहीं है, सारा घर भूंदू है। वो कहता है ये पकाएगा, वो कहता है ये पकाएगा। न पत्नी को रोटी बेलनी आती, न पति को खिचड़ी बनानी आती, न उनके घर में रहने वाले किसी भी आदमी को कुछ भी नहीं करना आता। सामान सारा है लेकिन पकाने वाला तो कोई नहीं है। अब एक घर में एक गृहिणी ऐसी है, उसके घर में खाली आटा और दाल है, उस आटे और दाल से उसने 10 आइटम बना दिए। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेनिंग है, उसको वो प्रशिक्षित है कि घर में खाली 2 ही चीज हो तो 2 चीजों से 10 चीजें कैसे बनाई जाए। और ऐसे भोंदू भी घर में होते हैं, 100 चीज होती हैं, उनमें से 2 चीज भी खाने के लिए परोसी नहीं जाती। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, ये देश की बात है और देश में ऐसा बुरा हाल हुआ पड़ा है। चीन अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जापान अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है, छोटा सा देश है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका अपने जो षड्यंत्र करना है वो षड्यंत्र भी कर रहा है, आगे बढ़ना वो बढ़ भी रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं। वहां आदमी औरत दोनों मेहनत करते हैं। हमारे यहां पर औरतें रसोई पकाई, बाद में सीरियल देखने में लग जाती है। विदेशों में 99% लेडीज कोई सीरियल नहीं देखती हैं। हमारे हिंदुस्तान के वर्किंग फोर्स को निकम्मा करने के लिए ये सीरियल लगा दिए। माताओं ने घर का काम किया थोड़ा, बाद में सीरियल देखने में लगे। अरे अपने बच्चों को संस्कार दो, योग सिखाएं। बाबा जी हमारे घर में योग टीचर देखना, तो खुद योग टीचर क्यों नहीं बन जाते? अपने बच्चों को योग सिखाइए, प्राणायाम सिखाइए, उनको संस्कार दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी सारी चीजों की देखभाल कीजिए। खाली ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए तो स्कूल है, संस्कार देने के लिए बाबा जी हैं, फिर तू खाली पैदा करने के लिए बनी है।
माता ने यह सोच लिया मेरा काम बच्चे पैदा करना है, तो बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री नहीं है मातू। पढ़ाएंगे स्कूल में, संस्कार देंगे, बाबा जी जैसे, शास्त्री जी जैसे लोगों को बुला लेंगे, कभी हवन करा लेंगे, सत्संग करा लेंगे। रोज मां को सत्संग कराना। मां की भूमिका आचार्य की है, गुरु की है, मां की भूमिका भगवान की। अब उस मां ने क्या किया, बस मां ने रसोई पका दी, और रसोई में भी उसको ये नहीं पता क्या पकाना है। मैं बच्चे को बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी। बर्गर बनाना सीखा, पिज्जा बनाना सीखा, पराठा बनाना सीखा, और पता नहीं पेस्ट्री बनानी सीखी, और उल्टे उल्टे काम सीख लिए सारे के सारे टीवी देख देख करके। लेकिन अच्छी रसोई कैसे बनाई जाती है जिससे बच्चे 100 साल तक जिए। 20 साल में बड़ा करके बच्चों को पूरा, उनको बर्गर बना दिया, उनको ही पिज्जा बना दिया है, बच्चों का बर्गर बना दिया, बच्चों का ही पिज्जा बना दिया, बच्चों की डबल रोटी बना दी। डबल है। हमने ये नहीं सोचा कि हमारा घर कैसे चलेगा। ये मैं नीचे से ऊपर तक की बात कर रहा हूं। देश को हमें चारों तरफ से देखना पड़ेगा, और इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। एक्टिविस्ट के नाम पर कुछ लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने आ जाते हैं, कुछ लोग अनशन करने के लिए बैठ जाते हैं, कुछ लोग और धरने प्रदर्शन के लिए बैठ जाते हैं। अनशन, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ये हमारी 1% भूमिका है। 99% हिंदुस्तान को आगे कैसे लेकर के जाना है, यह हमको तय करना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी, लोगों को बताना है। अरे भाई क्या कर रहे हो, जरा सोचो। हमारा घर ठीक से नहीं चल रहा है। हमारी जो माताओं की वर्किंग फोर्स है, मैं ईमानदारी से इस बात को कहना चाहूंगा, 90% वो सही दिशा में काम नहीं कर रही है। वो खाना पका रही हैं, घर का काम कर रही हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा उनको 90% दूसरे काम करने हैं। अपने पति की तबीयत को ठीक रखने के लिए खाली एक ही चीज पर्याप्त नहीं है कि आप उनको बहुत स्वादिष्ट खाना बना करके दे दें, हर दिन उनको पकोड़े दे दें, हर दिन उनके लिए समोसे बना दें, उनके लिए कुछ और गोलगप्पे भी बना दें। ये नहीं कि मेरे पति कैसे खुश रहेंगे, मैं उनका ऐसा खाना खिलाऊंगी। फिर उनके साथ में कभी कभी जो है कोई सुहानी सी कहानी सुना दी उनको, खाली उनसे। हमको सलीका सीखना है कि माँ, आदर्श माँ का क्या कर्तव्य है। देश की जो अब हमारे बुजुर्गों की जो वर्किंग फोर्स है उसको किस में लगा दिया। किसान भाई हमारे खेत में काम करते तब तो ठीक है, जब खेत में नहीं काम कर रहे तब क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। मैंने दुनिया के किसी भी देश में ताश खेलते लोगों को नहीं देखा जैसे अपने हिंदुस्तान में देखता हूं। मैं यूके में गया, यूएसए में गया, कनाडा में गया, चीन में गया, जापान में गया, सब कंट्रीज में गया। हमारे यहां जहां देखो, अरे भाई राम राम, आजा भाई हुक्का पी ले। हम कहते हैं हमारा राम और कृष्ण का देश है। मेरे से विदेशी लोग आके बोलते हैं, बोलते राम कृष्ण को देश हुक्का ही पीने में लग रहा है क्या, ताश खेलने में लग रहा है क्या। हमने अपनी वर्किंग फोर्स को ताश खेलने में लगा दिया, हमने अपनी वर्किंग फोर्स को हुक्का पीने में लगा दिया, हमने अपनी वर्किंग फोर्स को टीवी सीरियल देखने में लगा दिया, हमने अपनी वर्किंग फोर्स को, इस क्रिकेट ने देश का नाश करके रख दिया। लोग कहते हैं आंदोलन करते हैं तो उससे देश के प्रोडक्शन में कमी आती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लोग कहते हैं कि एजिटेशन करेंगे तो देश कैसे चलेगा। एक दिन में बंद हुआ तो उससे देश का कितना नुकसान हुआ। आपने देखा होगा जब भी कोई बंद होता है, मैं नहीं मानता कि सारे बंद जरूरी है, मैं नहीं मानता कि हर दिन आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन 1% ही करने चाहिए। 99% तो किससे चलेगा देश, रचनात्मक कार्यों से चलेगा। उसके लिए तो सेवा करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, वो कैसे ज्यादा बेहतर हो। 99% तो सृजनात्मक कामों से देश चलता है। लेकिन जरा सोचो इस बात के ऊपर, जिस दिन कोई आंदोलन होगा, मान लीजिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन देश के लिए जरूरी है किसी भी संदर्भ में, उसमें तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन तोड़फोड़, हम तोड़फोड़ करें, देखो इसमें भी खास बात, हम तोड़फोड़ करें तो कहेंगे बाबा के कार्यकर्ताओं ने मचाया बवाल, और थोड़ा सा कोई उग्र आंदोलन कर दे तो बाबा के गुंडों ने किया देश का बुरा हाल, यह हेडलाइन बनेगी।
फिर खास बात, बंद और आंदोलन जरूरत पड़ने पर नहीं होंगे तो सत्ताएं निरंकुश हो जाएंगी, परंतु बंद होता है देश की भलाई की किसी बड़े काम के लिए, आंदोलन चलता है तो उसका मूल्यांकन करते हैं, इस आंदोलन के चलने से देश का इतना आर्थिक नुकसान हो गया, देश की विकास की जो गति थी, तरक्की खुशहाली की जो गति थी वो रुक गई, क्योंकि लोगों को काम करने में दिक्कत आती है। जितना देश का विकास क्रिकेट ने ठप किया, वर्किंग आवर्स, अब देख लो, यदि ये क्रिकेट ना होता तो आज हिंदुस्तान कम से कम 10 गुना ज्यादा होता आगे। क्रिकेट ने, टीवी सीरियल्स ने इस देश की विकास को सत्यानाश कर दिया, उसकी जो धार थी उसको कोंद कर दिया, उसको रोंद के रख दिया, उसको मिटा के रख दिया। अब विकास की गति जब कुंद हो जाएगी तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? वर्किंग फोर्स किस में लगी हुई है? टीवी देखने में, और टीवी पर भी सीरियल देखने में, टीवी पर भी क्रिकेट देखने में, जो वहां चले गए। चलो कभी कभी एंटरटेनमेंट जरूरी है, मैं मनोरंजन को गैर जरूरी तत्व नहीं मानता, लेकिन जिनकी लाइफ में हर दिन 10 घंटा मनोरंजन हो, फिर तो जिंदगी फिर नाचने गाने की होगी। ये कोई जिंदगी है? हर दिन एंटरटेनमेंट कितना भाई? एक हद होता है ना एंटरटेनमेंट लाइफ में, कितना? सप्ताह में 1 दिन कर लो। हमने आज तक जिंदगी में कोई पिक्चर नहीं देखी तो हमारी लाइफ में क्या एंटरटेनमेंट नहीं है? एंटरटेनमेंट कितना? इसको हमको सोचना पड़ेगा। देश को ना अब एंटरटेनमेंट के नाम पर, रिलैक्स होने के नाम पर, रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं जी? रिलैक्स होने के लिए दारू पी लो, हाँ, और थोड़ा सा और करना है तो बियर पी लो, थोड़ा और करना है तो बोलो, और कुछ नहीं तो आओ कुछ तूफानी करते हैं, थम्स अप ही पीते हैं। ये इस देश के अंदर जो है हिंदुस्तान की दशा और दिशा न्यूज चैनल्स के ऊपर तो न्यूज दिखाई जाती है, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ चीजों को प्रमोट किया जाता है। 99% देश की दिशा मीडिया तय करता है, किधर देश जाएगा। उन चीजों को प्रमोशन दिया जाता है, किसी पिक्चर बना करके, सीरियल बना करके, फिर टीवी पर भी ऐसे प्रोग्राम दिखा करके, फिर उनके साथ में जुड़े हुए प्रोडक्ट को बेचा जाता है। ये सारा 100% नियंत्रित हो रहा है विदेश के द्वारा। व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण हर अपेक्षा अब हमसे करने लगता है। अब एक जान और लाखों करोड़ों काम, हजारों काम। अब लोग कहते बाबा ये होना चाहिए देश में, ये भी होना चाहिए। बाबा ये मुद्दा तो छूट ही गया, अभी तो काले धन के ऊपर ही बात आई। बाबा अभी तो भ्रष्टाचार की बात की आपने, व्यवस्था परिवर्तन की बात की, लेकिन ये दारू कैसे बंद होगी बाबा जी? बाबा जी कोका कोला पेप्सी तो और बढ़ता जा रहा है, फिर दोबारा से रफ्तार तेज पकड़ ली है इसने। बाबा जी फिर अभी ये जेनेटिक बीमारियां बहुत होगी, हमारे तो बच्चे जन्म से ही उनको बीपी, शुगर, कैंसर, जन्म से ही बच्चों की किडनी फेल हो रही है। बाबा जेनेटिक्स चेंज हो रहे हैं, बाबा जी एनवायरमेंटल चेंज हो रहे हैं, बाबा जी हमारी नदियां भी तो बचाओ। अब और कुछ नहीं मिला तो हमारे एक शंकराचार्य जी ने एक बयान जड़ दिया, बोले बाबा जी को देश बचाने से पहले गंगा बचानी चाहिए, और कुछ नहीं मिला। तो भाई देश बचाने की बात कर रहे हैं तो हमने गंगा को भी बचाया, वो अभी भी लगे हुए हैं। अब दरअसल चीजों को भ्रमित किया जा रहा है कि बात अब जो है वो काले धन से और लोकपाल से शिफ्ट होकर के व्यक्तियों पर चली जाए। इसलिए हमने बोला व्यक्तियों का नाम मत लो, उससे बात शिफ्ट होती है, फिर बात लोकपाल पर नहीं रहती है, फिर बात जो काले धन पर नहीं रहती है, बात तू मैं पर आ जाती है। तू ऐसा, तू ऐसा। भाई ये तू मैं नहीं करना अपने को। चीजों को ट्विस्ट किया जाता है और इसके पीछे एक सोची साझी रणनीति होती है कि इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि बातें फिर व्यक्तियों पर केंद्रित हो जाएंगी और व्यक्तियों में हमारा नाम बड़ा हो जाएगा कि ये तू मैं करने में ये एक्सपर्ट है। अरे मेरे अखबार में कितनी बार फोटो छपेंगे, मेरा टीवी पर कितनी बार चेहरा दिखेगा, इसकी बजाय यह सोचना होगा कि देश कैसे बचेगा।
विवादित बयान दे करके अखबारों में नाम छपाने की, विवादित बयान दे करके टीवी में 2-4 दिन अपनी शक्ल दिखाने की जो कोशिशें होती हैं, इससे हिंदुस्तान नहीं बचता। हमारे सब कार्यकर्ताओं को भी समझना पड़ेगा। कुछ लोग इसी जुगाड़ में रहते हैं कि कोई विवादित बयान दे दो, सारा आंदोलन उसी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। नाम लेने से क्या हिंदुस्तान बच जाएगा? क्या काला धन आ जाएगा? नाम लेने से क्या भ्रष्टाचार मिट जाएगा? हमारे कार्यकर्ताओं को सोचने की जरूरत है। काला धन कैसे आएगा इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। एफडीआई में कहां से काला धन आया और वो काला धन देश को मिलेगा, और उससे जो बेईमानों का नाम खुलेगा, जो असली गुनहगार हैं उनको बचाने की कोशिश की जाती है। सारी बहस को डाइवर्ट कर दो गैर जरूरी मुद्दों पर। इसलिए सोच समझ करके इस तरह की साजिशें की जाती हैं, सोच समझ करके इस तरह की रणनीति बनाई जाती है, इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट किए जाते हैं, इस तरह की कंट्रोवर्सी की जाती है कि मुद्दा गायब, देश गायब, वहां से काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन नहीं, अब व्यक्ति, ये व्यक्तिवादी सोच हमें खत्म करनी पड़ेगी। और जो इस तरह की व्यक्तिवादी सोच के व्यक्ति हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सारी चीज को, सारे माहौल को खत्म कर दो और एक व्यक्ति पर सारी बहस केंद्रित हो जाए। यह ईमानदारी नहीं है देश के लिए, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि देश कहां जाएगा। किस तरह से बातों को ट्विस्ट किया जाता है, यह विवाद खड़ा करके इसी को बोलते हैं, ये बातों को ट्विस्ट करना, कंट्रोवर्सी पैदा करना। और मीडिया को तो ऐसे मसाला चाहिए ही। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। और हम मीडिया में बयान नहीं देते हैं, लेकिन अपने घर को, अपने संगठन को और अपने देश को हम गुमराह नहीं कर सकते। हमें उस तरफ सोचना पड़ेगा। हम अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस बात को कहना पड़ रहा है। आदरणीय अन्ना हजारी जी एक बहुत सीधे साधे इंसान है। उनके मन में कोई छल कपट नहीं है, कुटिलता नहीं है। इसलिए आदरणीय अन्ना हजारी जी के साथ हमारा मन मिला रहेगा। क्यों? क्योंकि उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनमें कोई जो है किसी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की भावना नहीं है, उनके अंदर कुटिलता नहीं है। लेकिन कुटिल और जटिल लोगों से हमें हमेशा सावधान रहना पड़ेगा, इस बात को कभी नहीं भूलना। कुछ लोग पीछे से बैठ करके हमको गालियां देते हैं, पीछे से बैठ करके हमारी खूब भयंकर आलोचना ही करते हैं, और किस तरह से इस आंदोलन को तोड़ा जाए इसकी साजिशें रचते हैं। यह बहुत खतरनाक होगा। इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। हम इतनी सी बात इसलिए कहनी पड़ रही है, एक तरफ पूरा देश जल रहा है, कुछ लोग सुखी हैं देश में, थोड़े बहुत वनवासी जल रहे हैं, आदिवासी जल रहे हैं। एक तरफ शाइनिंग इंडिया, दूसरी तरफ बर्निंग इंडिया। अब हमें किधर खड़ा होना है? और इस शाइनिंग और बर्निंग इंडिया के बीच में जो चीजें चल रही हैं वो बहुत खतरनाक है। पूरी दुनिया में कुछ सीक्रेट ग्रुप्स के नाम से काम करते हैं लोग। वो सीक्रेट ग्रुप्स हमारे हिंदुस्तान में भी हैं, कुछ पश्चिम के, कुछ मिडिल ईस्ट के, कुछ एशिया के। ऐसे सीक्रेट ग्रुप्स हैं जो जब कोई बड़ा आंदोलन उठता है तो उसमें बीच में ऐसे लोगों को घुसा देते हैं जो चीजों को तहस नहस करना चाहते हैं। लेकिन हम अब इस बात के लिए हमारी ज्यादा चिंता है कि ये जो सीक्रेट ग्रुप्स काम करते हैं वो आंदोलनों के बीच में घुसते हैं, वो उनको पैसे देते हैं, वो उनको सलाह देते हैं, वो उनके सलाहकार होते हैं, वो उनकी तरह तरह की मीटिंग्स करवाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि ये सीक्रेट ग्रुप्स
कैसे तोड़े। तो आज मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं, यह बहुत खतरनाक बात है, यह बहुत खतरनाक बात है। कुछ लोग सीक्रेट ग्रुप्स के साथ मिलकर के हमारे आंदोलनों को भी तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आंदोलनों के ऊपर रत्ती भर भी आंच नहीं आने देंगे। वो यदि सीक्रेट ग्रुप्स के ऊपर, वो सीक्रेट ग्रुप्स के इशारों पर यदि काम करना चाहते हैं, लाखों करोड़ रुपए की बजट है इन सबके, बहुत खतरनाक मामला है। तो हमको यह सोचना होगा कि किधर किधर से क्या क्या काम चल रहे हैं, हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये जो सीक्रेट ग्रुप्स हैं, सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, सीक्रेट समूह हैं, और इसमें कुछ तो ज्ञात रूप से हैं, फिर अलग अलग एनजीओज़ को प्रमोट किया जाता है, अलग अलग तरह की सोसाइटीज़ बनाई जाती है, अलग अलग तरह के फेस क्रिएट किए जाते हैं। ये इतनी खतरनाक बातें हमारे सीधे साधे सात्विक कार्यकर्ताओं को इन बातों का पता नहीं होता है। तो हमको सबसे ज़्यादा सावधान रहना है सीक्रेट ग्रुप्स के षड्यंत्रों से। ये सीक्रेट ग्रुप्स काम ऐसे करते हैं कि अरे देखो, इनसे तो भला आदमी कोई नहीं होगा, अरे इनसे तो बड़ा आंदोलनकारी कोई नहीं होगा, इनसे बड़ा तो कोई देशभक्त नहीं होगा। तो ऐसे ढोंगी देशभक्तों से, ऐसे ढोंगी एक्टिविस्ट से, ऐसे ढोंगी एनजीओ से, उसमें अच्छे भी हैं, जो अच्छे एनजीओ हैं, जो अच्छे एक्टिविस्ट हैं, जो अच्छे देशभक्त लोग हैं, सच्चे देशभक्त लोग हैं, देशभक्तों के रूप में देशद्रोही छिपे हुए हैं। जो सबसे बड़ा खतरा है, साधारण हजारों लाखों करोड़ों लोग होते हैं, उनमें एक शातिर लोग व्यक्ति होते हैं। इसको आप लोग समझ लो ना, घरों में भी ऐसे लोग होते हैं, उनके दिमाग में फितून है बस। तो ऐसे सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट ग्रुप्स, ऐसे छद्म, मैं सभ्य भाषा में बोलूं तो छद्म देशद्रोही, छद्म क्रांतिकारी, छद्म आंदोलनकारी और ऐसे छद्म परिवर्तन के अगुवा, ऐसे लोग हैं, आप सोच नहीं सकते। तो हमारे कार्यकर्ताओं को हम खाली इतनी बात कहेंगे, जब तक आपको किसी आंदोलन के लिए ना कहा जाए किसी में भाग लेना है, किसी को नहीं आना। पता नहीं वहां क्या कचरा भरा पड़ा है। हमारे सीधे साधे भोले भाले लोग कोई भी आंदोलन के लिए बात करता है, बोले यहां तो अच्छा ही होगा। सीधे साधे देशभक्त लोग, मैं अपने कार्यकर्ताओं की नहीं कर रहा हूं बात, मैं अपने पूरे हिंदुस्तान के सीधे साधे लोगों की बात कर रहा हूं। ये तो देखो इसके पीछे कहां तक है। किसी भी आंदोलन का जब तक मूल पता नहीं होता और इसकी समाप्ति, तब तक उसमें सोच समझ के भाग लेना है कि शुरू कहां से हो रहा है, इसके मूल में क्या है, उसका मूल स्रोत। जैसे मैंने बोला ना, एफडीआई का मूल स्रोत, जहां में एफडीआई का पता करना है, वहां मूल स्रोत हमें आंदोलन चलाने वाले व्यक्तियों का भी पता करना है। कहीं वो छद्म तो नहीं है। ये बातें आएंगी और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर गौर करना है। बस ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल रहा हूं, हम गौर करते रहेंगे। आप लोग बस इतनी मेहरबानी करना, थोड़े जोश को, जुनून को, अपने जज्बे को, अपने आक्रोश को संभाल के रखना। भगवान है ना हमारे साथ, सत्य है हमारे साथ, लेकिन सावधान रहना है। अब भगवान हमारे साथ इसका है, इसका मतलब ये नहीं कि बिजली के हाथ लगा दो करंट के और बोल भगवान है ना बचा लेगा। अरे भगवान ने तुझे अकल भी दे रखी है, बिजली के करंट में हाथ नहीं लगा बावले। कौन आंदोलन समाप्ति कहां होगी इसकी? व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स एंड व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस एजिटेशन? ये बहुत बड़ी बात है भारतीय। अब अगली बात यह है कि अब अपने को करना क्या है, तो दो काम करने हैं। संगठन में दो मुख्य काम होते हैं, एक रचनात्मक कार्य, सेवा, घर कैसे अच्छे बने, व्यक्ति कैसे अच्छा बने, परिवार कैसा अच्छा बने, देश अच्छा कैसे बने, किधर जाएगा देश, हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ अच्छी कैसे हो, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट अच्छा कैसा हो, सर्विसेज हमारी बेहतर कैसे हों, हमारे इंसान कैसे अच्छे हों। सेवा सेवा सेवा, ये हमारा काम निरंतर 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 है। तो जो है
एक तो देश को बुराइयों से बचा के रखना, देश को खतरों से सावधान करना। इसमें कुछ धार्मिक खतरे हैं, कुछ राजनीतिक खतरे हैं, कुछ आर्थिक खतरे हैं। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और कुछ आंदोलनों के भी खतरे हैं। पता लगा हमने आंदोलन किया था कुछ देश बचाने के लिए और उसका परिणाम और ही कुछ निकला। यह भी सोचना पड़ेगा कि अल्टीमेट गोल क्या है। जैसे हमने कहा हमारा अल्टीमेट गोल यह है कि काला धन आना चाहिए, मजबूत लोकपाल बनना चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। हमारा अल्टीमेट गोल यह नहीं है कि हिंदुस्तान को अमेरिका चलाएगा। हम किसी के हाथों की कठपुतली बन करके नहीं खेल रहे हैं। हमारा भी अल्टीमेट सोर्स पता करो कि हम कहां से खड़े हुए। हमारा अल्टीमेट सोर्स कि हम कहां से खड़े हुए, हम जिस गांव से आए वहां से लेकर के और जिन लोगों ने हमें ताकत दी उन सब तक। यदि मेरा अल्टीमेट सोर्स खराब हो तो मेरे साथ भी नहीं खड़े होना, और जिस दिन मेरा अल्टीमेट गोल गड़बड़ हो जाए मेरे साथ भी नहीं खड़े होना, और उन लोगों के साथ भी नहीं खड़े होना जिनके स्रोत खराब हैं और जिनके लक्ष्य उनमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा है। यह कोई राजनीतिक पार्टी का बयान नहीं है, यह हम सबको सावधान होने की बात मैं कह रहा हूं। इस देश में सबसे बड़ा जो खतरा है वो कि हिंदुस्तान किधर जाएगा, हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारी देशभक्ति के मायने क्या है। अब अगली बात, संगठन की मैंने कहा दो मुख्य काम है, एक रचनात्मक सेवा और दूसरा आंदोलन। ये अपने संगठन की। अब इसमें क्या करना पड़ता है, निरंतर प्रशिक्षण, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हवन करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, योग करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, रसोई में कुछ आपको अलग दो चार तरह के पकवान बनाने पड़े, गोलगप्पा, समोसा। अब मेरे से कोई बोलते समोसा बनाना, मुझे बेरा ही नहीं वो ऊपर से कैसे चेपा जाए और बीच में कैसे घुसाया जाए। मैं तो कई बार कोई खाने की चीज आती है, मैं कई बार सोचती हूँ बीच में ये कैसे घुसा दिया, और ट्रेनिंग है उसकी कि ऊपर से तो पूरा बंद है, ये बीच में कैसे घुसा हुआ है इसके अंदर। तो चीजों को ऐसे वो जब ऐसे देखोगे तो आपको कई बार आश्चर्य लगेगा ये चीजें बनी कैसे है। तो रसोई की भी ट्रेनिंग होती है, घर कैसे चलाया जाए इसकी ट्रेनिंग होती है, मितव्ययता कैसे हो, सेविंग कैसे हो, इसकी ट्रेनिंग होती है। कुछ लोग इतने बेसुरे होते हैं अपने घर में 5-10 हजार तो फालतू मुंह ही खर्च करके रखते हैं। पंखा चल रहा है तो चल ही रहा है, एसी चल रहा है तो चल रहा है। अरे भाई जब कमरे में रहो तब एसी चलाओ, अरे ज्यादा जरूरी थोड़ी है कि इतना है, एक बार कमरा ठंडा कर लो, अपना पंखा चला के सो जाओ, ठीक है। क्यों मैं जो है फालतू का बिल लाते हो। हमें सोचना पड़ेगा, हमारे कार्यकर्ताओं को ये छोटी छोटी बातें बतानी पड़ेगी, हिंदुस्तान के लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, देश कैसे बचेगा। अब आप लोग जोड़ लेते हैं लोगों को, फिर छूट जाते हैं। इसका भी मैकेनिज्म है कि एक बार जिनको जोड़ के रखा ना, फिर उनको एसएमएस करते रहना, उसके ऊपर फोन पर बात करते रहना। कार्यकर्ताओं को दो बातों की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एक, सेवा कैसे करनी, योग सिखाना है तो कैसे सिखाना, आसन प्राणायाम सिखाने हैं तो कैसे सिखाने, वृक्षारोपण अभियान चलाना है तो कैसे चलाना, रक्तदान का अभियान चलाना है तो कैसे चलाना, बेटी बचाओ अभियान चलाना है तो कैसे चलाना, नशा मुक्ति का अभियान चलाना है तो कैसे चलाना, कहीं पर जो है किसी गलत काम का विरोध भी करना है तो कैसे करना। तो सेवा के काम करने के लिए ट्रेनिंग। हर आंदोलन एक तासीर से नहीं चलता है, हर आंदोलन अनशन से नहीं चलता है, हर आंदोलन प्रदर्शन से नहीं चलता है, हर आंदोलन कोई भूख हड़ताल से नहीं चलता है। हर आंदोलन की अलग तासीर होती है। गांव से शराब का ठेका उठवाना है तो कैसे उठवाना, और शराब ना पिए लोग उसके लिए कैसे आंदोलन चलाना। नशा मुक्ति का आंदोलन अलग तरह से चलेगा, वो बहुत प्यार मोहब्बत से चलेगा। बड़े बुजुर्गों को जाकर के पैर छुओ। अबे हमारी माताएं बहनें बोले मैं तो आपकी बेटी हूं और मैं आपके चरणों में बैठी हूं, बाबा जी आपको दारू छोड़नी पड़ेगी, बोलो छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। तो उसको प्यार से समझाना, लेकिन ठेके वाले को जाकर के धमकाना, बुजुर्गों को जाके समझाना, ठेके वाले को धमकाना,
उसको धमकाना ऐसे नहीं कि तुझे देख लेंगे, नहीं तो कहेगा ये तो हमें धमकी देने के लिए आए थे यहां। तो कैसी चीजों को करना है, ये बात। किसी भी आंदोलन के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है घर घर जाके। अब आपको मान ली दिल्ली में हमें 1 करोड़ लोग लाने हैं अगस्त में, क्या करेंगे, कैसे लाएंगे? विज्ञापन में, अखबारों में और तमाम बैनर पोस्टर में 1% काम हमारा बैनर पोस्टर से होना चाहिए। कुछ काम करने के लिए ना हमें हमारे सामने एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। जैसे हमारे सामने कुछ उदाहरण है, इजराइल है, पानी कैसे बचाना उसके लिए उदाहरण है, और सब दुश्मनों के बीच में कैसे रहना इसके लिए उसका उदाहरण है। चारों तरफ उनसे विद्रोह करने वाले, उनके साथ हमेशा लड़ाई करने वाले, एक दूसरे के साथ ऐसा सांप नेवले का जैसा वैर होता है। लेकिन हजारों लोगों के बाद बीच में अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, इजराइल से सीखो। छोटा सा देश होकर के पूरी दुनिया में राज कैसे करना है, ये यूके से सीखो। और पूरी दुनिया में षड्यंत्र कैसे करने हैं, ये अमेरिका से सीखो। और करोड़ों लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं, तो मैं आप जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं से अपेक्षा करता हूं कि आप कुछ करेंगे। ये मेरे दिल की बहुत बड़ी पीड़ा, बहुत बड़ी वेदना, बहुत बड़ा संकल्प कह रहा हूं। मुझसे लोग बोलते हैं बाबा कैसे बदलोगे आप देश? मैंने कहा मैं तो ऐसा मानता हूं, देश कृतज्ञता को सबसे ऊपर मानता हूं। इस देश में श्रद्धा बहुत ऊंची है, इस देश में विश्वास बहुत ऊंचा है। मैं जिस बात को कह रहा हूं जरा गौर से सुनना इस बात को फिर से। आज तक 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की जो सभाएं और शिविर की, और उसमें करीब मैं ऐसा मानता हूं कि करीब 1 करोड़ के करीब तो कार्यकर्ता तैयार हो ही गए। अब उनके ऊपर मैं भरोसा करता हूं कि जिन 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैंने प्रत्यक्ष रूप से तैयार किया है और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को परोक्ष रूप से तैयार किया है, उसमें से 1 करोड़ लोगों ने भी मेरा साथ दे दिया तो हमारा काम हो जाएगा। 100 करके 1% की अपेक्षा कर रहा हूं। 100 एहसान करके उनसे एक याचना कर रहा हूं कि भाई आओ देश बचाओ। जैसे मैंने एक एक व्यक्ति को जोड़ा, एक एक व्यक्ति के घर गया मैं, और एक एक व्यक्ति से मैं कितने लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को, और दुनिया के 200 से ज्यादा देशों को जोड़ लिया। जब एक एक करके मैं 200 से ज्यादा देशों को जोड़ सकता हूं और करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता हूं, तो आप कुछ घरों तक पहुंच जाना, यह काम पूरा हो जाएगा। तो जब मैं 200 से ज्यादा देशों तक जा सकता हूं और 200 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूं, तो क्या आप लोग 200 घरों तक नहीं पहुंच सकते? तो एक कार्यकर्ता हमारा खूब काम करे, वो राज्य प्रभारी है, वो केंद्रीय प्रभारी है, मुख्य केंद्रीय प्रभारी है, वो जिला प्रभारी है, वो जो भी उसको दायित्व दे रखा है, 200 घरों तक उसकी ऐसी पहुंच होनी चाहिए कि वो 200 घरों को जब चाहे तब खड़ा कर सके, जहां भी चाहे वहां खड़ा कर सके। और ये तो कोई 200 ही तो आदमी का टारगेट दिया, आप 200 घर का टारगेट दिया आपको जानता तो टारगेट नहीं दिया। अब इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो 2000 घरों तक पहुंच जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो 2000 गांव तक पहुंच जाएंगे, ऐसे भी लोग हैं। तो आप लोग क्या करो, वहां पर उनको सब ये सेवा से जाना और उनको आंदोलन के लिए भी तैयार करना। आंदोलन के लिए 100 में से एक ही तैयार होगा। 100 करोड़ के भारत में 1 करोड़ लोग आंदोलन के लिए उतर जाए ना, तो यूं लगता है पूरा देश आ गया सड़कों पर। सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे तो घर में दाल रोटी भी तो बननी है, खेती भी, इंडस्ट्री भी चलनी है। 1% ही आते हैं आंदोलन के लिए। तो आंदोलनकारियों की अलग लिस्ट बनाओ। तो बोलो भाई, अब हमारे बाबा अगस्त महीने में आर पार की लड़ाई के लिए बैठने वाले हैं। इस बार आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान के जो करोड़ों लोग मुझसे प्यार करते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपना तय करें। मैंने ये तय कर लिया है, इस बार जब अगस्त में आंदोलन शुरू होगा, उसकी पूरी प्रक्रिया भी बताने वाला हूं। ग्राम सभाओं से लोक सभाओं तक हम ये संपर्क कर रहे हैं, सभी पार्टियों के नेतृत्व से मिल रहे हैं, सभी सांसदों से मिलेंगे, बोलेंगे बताओ भाई तुम्हारे काले धन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में जो हम बातें कह रहे हैं, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम हमारे साथ में हो या विरोध में। तो साफ साफ देश को बताएंगे। और उसके बाद
अगस्त महीने में आएंगे यहां, और या तो अब काला धन आएगा, या तो अब भ्रष्टाचार मिटेगा, या तो इस भ्रष्ट व्यवस्था बदलने की पूरी एक रूपरेखा तैयार होगी, या फिर जो है अब जब ये हो ही नहींगा और अब नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। इसलिए इस बार मैं तो अपने जीवन की अंतिम आहुति देने के लिए आ रहा हूं। अब इसमें कितने लोग आहुति के लिए तैयार होंगे वो देश तय करेगा, वो आप लोग तय करेंगे। अब कार्यकर्ता अपना जाने, मैंने अपना निर्णय सुना दिया है, और यदि 1 करोड़ लोग इस आंदोलन के लिए तैयार हो गए तो चाहे उसमें 100, 200, 500, 1000 लोगों की भी आहुति लग जाए, कोई भी यज्ञ बिना आहुति के पूरा नहीं होता है। आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई तो उसके लिए 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। इस आजादी की लड़ाई के लिए यदि हमें 700 और 7000 लोगों को भी अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो हम तैयार रहेंगे और इस काम को करवाएंगे। और ये उसकी एक संक्षेप रूपरेखा बता रहा हूं। तब तक लोग अपनी आहुति देते रहना, मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि वो हो सकता है वो आंदोलन 50 दिन चल सकता है, वो 100 दिन चल सकता है। उस आंदोलन के दौरान हमारे इस भौतिक शरीर का अस्तित्व भी मिट सकता है, लेकिन कितने मिटेंगे? एक बाबा रामदेव, 100, 200, 500, 1000, 5000, इतनी आहुतियां लगने के बाद तो बदलना पड़ेगा। कितने होंगे क्रूर ये सत्ताओं वाले? ये मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं, यदि आपने तैयारी पूरी कर ली तो ये काम अब अगस्त के आगे नहीं जा पाएगा। अगस्त सितंबर में इस देश के अंदर एक ऐसी घटना होने वाली है कि जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और वो तब के द्वारा होगी। और ये इसमें जो सोच होगी, जो जोश होगा, जो जुनून होगा, जो आक्रोश होगा, वो क्रांति का होगा। लेकिन इसमें जो रास्ता होगा वो तब का होगा, तब से क्रांति। देखो, 2 तरह की क्रांति होती है, एक खूनी क्रांति होती है, एक तब से पैदा होने वाली क्रांति होती है। तो हमें भलाई करनी है देश की, हमें तरक्की खुशहाली के लिए काम करना है। इसलिए हम हिंसा का, हम क्रूरता का, बर्बरता का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, हम अराजकता का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, अशांति का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। इसलिए भद्रम इच्छन्तरिषः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे, भद्रम इच्छन्तरिषः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे, ये मैंने अभी भी बोला था जंतर मंतर पर। ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु, ये है हमारी संस्कृति। अब कहेंगे बाबा जी अब तो भगत सिंह का रास्ता का अख्तियार करना पड़ेगा। मेरे भाई, भगत सिंह ने भी बलिदानी तो दे दिया ना, फिर क्या हुआ? उन्होंने उस समय बलिदान दिया था फांसी पर। आज हम अपना तप करके, उपवास करके, अनशन करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे जीने से यदि देश को कोई फायदा नहीं होता तो हमारे मरने से फायदा होगा। हमारे जीने से फायदा होगा तो हम जिएंगे, और यदि हमारे मरने से भी देश को काला धन मिला, भ्रष्टाचार मिटा और व्यवस्था बदली तो हम वो उसके लिए भी तैयार हैं। देखो भाई बहनों, अब मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। अभी अगस्त से पहले हमको कोई आंदोलन नहीं करना, तो ये 9 अगस्त से पहले कोई बड़ा आंदोलन नहीं होगा। जितने भी बड़ा कोई आंदोलन करेंगे उनको हमारा भावनात्मक रूप से समर्थन रहेगा। ये गौर करके सुन लो सब, ठीक है? कोई भी आंदोलन कर रहा है तो सदिच्छा तो रख ही सकते हैं ना, लेकिन क्योंकि अब व्यक्ति तो एक ही है, तो उस एक व्यक्ति को अपनी आहुति कब देनी है ये उसको निर्णय करना है। तो हमें अपनी आहुति देनी है अगस्त से, मैंने तय किया है। मैं आपको यह खाली आपकी भावनाओं को कुदेरने के लिए, आपकी भावनाओं को भड़काने के लिए, ये भावनाओं के प्रवाह में बह करके कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने तय किया है कि अगस्त महीने में जब वो आंदोलन होगा हम तभी उससे उठेंगे, पूरी तैयारी करके आ रहे हैं। तभी उठेंगे जब काले धन को वापस लाने का जो इफेक्टिव प्रोसीजर हम जिसकी बात करते हैं, एफडीआई से लेकर के
एफडीआई के मूल स्रोत, मूल वास्तविक मालिकों से लेकर के बेनिफिशियल ओनरशिप के डिक्लेरेशन से लेकर के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक नया प्रोविजन, जनरल पर्पज एफआईआर का, पूरी दुनिया में जहां जहां पर भारत का अवैध धन, अवैध संपत्ति, इलीगल मनी, इलीगल एसेट है, सब पता लगेगा उससे। और पार्टिसिपेटरी प्रोमिसरी नोट को खत्म करने से लेकर के, बड़े नोटों से लेकर के, टैक्सेशन प्रोविजन से लेकर के और बैंकिंग ट्रांसपेरेंसी तक, काले धन को कैसे मिटाना है, काले धन कैसे लाना है, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी कैसे आनी है, आगे से काला धन ना जाए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो 3 कदम है, व्यवस्था परिवर्तन के जो 6 मुद्दे हैं। अब रोज की रोज आंदोलन नहीं होगा, तो एक बार बड़ी चोट करनी है। और 9 अगस्त से हमको पता है, हम ग्राम सभा से लोकसभा तक समर्थन अभियान लेकर के जा रहे हैं। सारे पार्टियों के नेतृत्व से हम मिलेंगे, और जो नहीं भी मिलेंगे उनके घर जाकर के बैठेंगे बाहर, आपको भी भेजेंगे। जिला समितियां हमारी जाएंगी एमपीज के पास, और हमारी तहसील समितियां और ग्राम समितियां जाएंगी ग्राम सभाओं के पास। ये 2 लाइन का टारगेट है, पहले ग्राम सभा से लोकसभा तक और फिर वापस दिल्ली में आंदोलन अगस्त में। ये 2 लाइन का तो आंदोलन का समय, टाइमिंग बता दिया आपको, और उसकी प्रोसीजर बता दिए। पहला आंदोलन चलेगा ग्राम सभा से लोकसभा तक, और दूसरा फिर आंदोलन का दौर होगा अगस्त में, वो आर पार का होगा। तो इसलिए मैंने कहा था 3 जून को शुरुआत हो रही है, बस 4 जून से हमने शुरू कर दिया उसको। एक ग्राम सभा से लोकसभा तक, तहसील समितियां और ग्राम समितियां ग्राम सभाओं के हस्ताक्षर भी लेंगी, और उनमें जो आंदोलनकारी लोग जो दिल्ली की ओर आएंगे, आंदोलन समितियों का गठन ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायतों में, और वहां से दिल्ली के लिए फिर आना है लोगों को। उसका टाइमिंग बता दिया जाएगा आपको, 2 महीना जो है अभी पहले ही बता दिया जाएगा, कोई चिंता नहीं करना। अगली बात, तो मैं मिलूंगा पार्टियों के नेतृत्व से, और आपको जिला समितियों को मिलना है एमपी से, ठीक है, ग्राम सभा से लोकसभा, और इधर उधर कुछ नहीं। अभी किसी मुख्यमंत्री से नहीं मिल रहे, एमएलए से नहीं मिल रहे, किसी से नहीं मिल रहे, वो करा भी नहीं सकते। लोकसभा में तो लोकसभा सदस्य की चलेगी, हाँ उसमें राज्यसभा के सदस्य जरूर सम्मिलित होंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से हमारी जो जिला आंदोलन समितियां बनाई है ना, योग वाला काम चलता रहेगा। मैंने बोला तो आंदोलन के समय भी योग की कक्षाएं बंद, मैं जब तक जी रहा हूं, और मेरी अंत्येष्टि के दिन भी, और मेरे जाने के बाद भी, कुछ भी हो जाए योग बंद नहीं होगा, वो काम नहीं बंद होगा। और सुन लो आगे की, ये ग्राम सभाओं से समर्थन पत्र लेने की बात है। वो समर्थन पत्र पूरे आपको सभी जिला समितियों को ईमेल से हिंदी और अंग्रेजी में और भारतीय भाषाओं में मिल जाएंगे, सभी भारतीय भाषाओं में, जिस प्रांत की जो भाषा है उसी में वो समर्थन पत्र छपा हुआ होगा। वो फॉर्मेट एक रहेगा, भाषा बदलती जाएगी, भारतीय भाषा। और कुछ लोग ऐसे हैं, ये तो हिंदी और भारतीय भाषाओं में होगा, लेकिन कुछ लोकसभा के सदस्य ऐसे हैं, उनको यदि हिंदी में दे दिया जाए तो उसको फाड़ देंगे, तो उनको अंग्रेजी में, जिनको ठीक है, तो हमें अभी इसी लड़ाई को बाद में लड़ लेंगे। तो हिंदी, अंग्रेजी और सारी भारतीय भाषाओं में वो समर्थन पत्र होगा। हम सब पार्टियों के नेतृत्व से मिल रहे हैं, शुरू कर दिया हमने काम। अभी भारतीय जनता पार्टी से मिले, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी से मिल रहे हैं, उनमें से कुछ लोग पहले ही समर्थन कर चुके हैं, समय भी दे चुके हैं। समाजवादियों से भी मिलेंगे, अलग अलग तरह की जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों से भी मिलेंगे, राज्य स्तर की पार्टियां भी जो बड़ी हैं उनके नेतृत्व से मिलेंगे। ऐसे करीब 20-25 लोगों से मेरा मिलने का रहेगा। मैं उस काम को पूरी प्रामाणिकता से करूंगा, और जिस पार्टी के अध्यक्ष नहीं मिलेंगे उनके घर जाकर के बाहर धरने पर भी बैठूंगा, बैठेंगे वो। बताओ भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है? जब तुम्हारा काला धन नहीं है तो उसको वापस लाने का इफेक्टिव प्रोसीजर अपनाने में दिक्कत क्या है? जब तुम भ्रष्टाचारी नहीं हो तो मजबूत लोकपाल लाख बना लो। अरे हमारे लिए कानून बना दो ना कि हम एक भी कदम गलत चले तो हमें फांसी पर लटका दो। हमारे लिए कानून बनाते हो, हमको दिक्कत नहीं। तुम्हारे लिए कानून बनाते हैं तो दिक्कत क्यों आती है? हमारे पास में 1 से लेकर के लाख करोड़ तक काला धन हो तो हमारा सारा ले लो। जब हम कह रहे हैं कि हमारा भी ले लो और तुम्हारा भी दे दो,
तो हमारे लेने में हमारे पास ही भी काला है, खराब है, हमारे पास काला धन है तो हमारा लो, तुम्हारे पास काला धन है तो तुम्हारा दो, लेकिन ये बीच वाला मामला नहीं चलेगा। तो हम जो 20-25 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और राज्य स्तर की बड़ी पार्टियां, उनके नेतृत्व से मिलेंगे, और हमारी जिला आंदोलन समितियां किससे मिलेंगी? सांसदों से। और आप उन लोगों से मिलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा जिस पार्टी नेतृत्व से मैं मिल चुका हूं। अब जैसे मैं बीजेपी के नेतृत्व से मिल चुका, तो अब बीजेपी के सभी सांसदों के पास आप जाएंगे, वो तुरंत लिख के देंगे, जब अध्यक्ष ने लिख दिया तो नीचे वाला क्यों नहीं लिखेगा? ये तो ऊपर से नीचे की तरफ गंगा बहती है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के पास चला जाऊंगा तो वहां से उनके पास चले जाएंगे फिर हमारे कार्यकर्ता। मैं इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू जी के पास चले जाऊंगा तो उनकी पार्टी के पास चले जाएंगे। ये तो बिल्कुल आसान कर दिया है मैंने आपका काम। ऊपर से मैंने कर दिया, नीचे तो बस खाली एक औपचारिकता पूरी करनी है। और ऊपर वाला कई बार मना कर दे तो नीचे वाले के पास जरूर जाना है। ऊपर वाले का तो पूरे देश को पता लगेगा, नीचे वाले को जिसके आप जाओगे उसके जिले को पता लगेगा, अरे भाई ये हस्ताक्षर नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ही बेईमान है। उसका समर्थन करना उसकी मजबूरी रहेगी। वो कहेंगे जी आप कौन सी अथॉरिटी हैं? बोले हम जनता हैं, और जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है। जो जनता चाहेगी वो ही लोकतंत्र में होगा। इसलिए हम कोई सरकार नहीं है। हम किस हैसियत से जा रहे हैं? कोई पूछे भाई आप किस हैसियत से जा रहे हो? हम कोई सरकार नहीं है, हम कोई सरकारी एजेंसी भी नहीं है। हम क्या हैं? हम देश के जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता का प्रतिनिधि किसने बनाया? बोले जनता के प्रतिनिधि हम हैं, हम खुद ही जनता हैं। और जनता में एक जनता का भी उतना ही महत्व है, 121 करोड़ जनता का भी उतना ही महत्व है। हम तो करोड़ों लोगों का एक संगठन चला रहे हैं। बाकी जो सही बात, हमारी बात गलत है तो बताओ। हम जनता के प्रतिनिधि कौन कहलाते हैं? जिनकी मांगे, जिनके मुद्दे लोकतांत्रिक हैं, संवैधानिक हैं। तो हमारी मांग जनहित में है, राष्ट्रहित में है, लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है। तो ये छोटी छोटी बातें और सिखाते रहे। सब हाथ उठा करके गाएंगे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे। ये सबको बोलना है। क्या बोलना है? जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे। करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। भारत माता की ग्राम सभाओं से लेके लोकसभा तक, ग्राम सभा से
लोकसभा तक सबको काम करना है। एक मिस कॉल नंबर है, सब नोट कर लो। और मैं चाहूंगा हमारे मीडिया के भाई भी इसमें मदद करें, हमारी ज्यादा से ज्यादा आंदोलनकारी लोग जुड़े इस अभियान के साथ। 02233081122 02233081122 इस नंबर पर मिस कॉल करके इस आंदोलन को ताकत देना। करोड़ों लोग सीधे जुड़ चुके हैं। कब क्या करना है, आंदोलन का वक्त बहुत नाजुक होता है। जैसा आपको एक्शन करने के लिए बोला जाए उसी तरह से जुट जाना।